नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं आप लोगों के लिए ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। हिरोशिमा और नागासाकी को लेकर बहुत सारे लोगों को वहम है। हो सकता है आप भी इस वहम में हैं कि अमेरिका दोषी है कि जापान दोषी है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये वहम 100% दूर होने वाला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नो टाइम लॉस, 100% टाइम इन्वेस्ट। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का सुहाना मौसम चल रहा था। धूप निकली हुई थी। मंडे मॉर्निंग का समय था। सुबह के करीब 8 बजे लोग अपने ऑफिस जस्ट पहुंचे थे काम करने के लिए। बच्चे स्कूल जा चुके थे। उनका पहला पीरियड स्टार्ट था। तभी आसमान में अमेरिका का विमान B-29 गुजरता हुआ दिखाई देता है। ठीक 8:15 बजे इस एरोप्लेन से नीचे कुछ टपकता है। क्लियरली ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर ये छोटी सी चीज क्या है। लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ये छोटी सी चीज एटॉमिक बम है। एग्जैक्टली 43 सेकेंड, जहाज से गिरने के ठीक 43 सेकेंड बाद पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। हजारों लोग शहर के अपनी जिंदगी के आखिरी पल में रोशनी रोशनी ही देखते हैं। बम के गिरते ही एक बहुत बड़ा आग का गोला तैयार हो जाता है, मानो आसमान से एक छोटा सूर्य धरती पर उतर आया हो। तुरंत शहर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। एक चुटकी में ही 80,000 लोग मारे जाते हैं। इस महाप्रलय महाविनाश के बाद दिमाग में यही क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्यों, आखिर क्या कारण था कि अमेरिका इतना निर्दयी और इतना क्रूर हो गया। अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। यह युद्ध 1939 में शुरू होता है, जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया था। यह युद्ध 2 बड़े अलायंस ग्रुप के साथ लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सेस पावर्स कह के बुलाया जाता था। दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए थे, जिन्हें एलाइड पावर्स या एलाइज कह के बुलाया जाता था। एलाइज ग्रुप में फ्रांस और चाइना भी शामिल थे। शुरुआत में अमेरिका यह कोशिश करता है कि वो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल न हो, क्योंकि उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक खराब अनुभव था। The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के ठीक 2 साल बाद 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब जाके अमेरिका इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। अब यहां पर जापान के कॉन्टेक्स्ट से चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात आती है तो ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं जर्मनी और हिटलर पर। 1900 के शुरुआत में जापान भी अन्य देशों पर कब्जा करके अपनी विस्तार की कोशिश में लगा हुआ था, जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन अपने आप को विस्तार कर रहे थे। जैसे इंडिया ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा था, वैसे ही 1940 तक जापान के अंडर कई देश शामिल थे, जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना के कई ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। ये जापानीज एम्पायर कोलोनाइजर्स की बात करते थे, ग्रेट एशिया बनाने की बात करते थे, एशिया को काफी विस्तार करने की बात करते थे, लेकिन अंदर से इनका कुछ और ही उद्देश्य था। ये अन्य देशों पर इसलिए कब्जा करते थे ताकि रिसोर्स डेवलप हो, वहां से ये मुनाफा कमा सकें। सबसे पहले एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 देश थे। दूसरी तरफ ब्रिटेन था, फ्रांस था, चीन था, सोवियत यूनियन था और यूएसए था। ठीक, अब ये जो जापान था ये इतनी बदमाशी कर रहा था
कि ये सभी देशों के थोड़े थोड़े पार्ट पर, इधर दूसरे ग्रुप के सभी देशों के थोड़े थोड़े पार्ट पर कब्जा करना चाहता था। साल 1931 में उत्तरी चाइना के मंचूरिया भाग पर जापान कब्जा कर लेता है। इसके बाद उसका प्लान था उत्तर में मंगोलिया देश पर कब्जा करना, सोवियत यूनियन के कुछ भाग पर कब्जा करना, जबकि दक्षिण में वियतनाम और कंबोडिया पर कब्जा करना चाहता था, जो कि फ्रांस के हिस्सा थे। यदि जापान को वियतनाम और कंबोडिया पर कब्जा करना है तो फ्रांस को हराना होगा। साल 1940 में यही हुआ। जापान ने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और फ्रांस के इन भाग को यानी वियतनाम और कंबोडिया को अपने हिस्से में कर लिया, जिससे उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अब उसमें पार्टिसिपेंट हो जाता है जापान। ये सारी चीज अमेरिका देख रहा है। अमेरिका देख रहा है कि यूरोप में जर्मनी का हिटलर है जो अन्य देशों के खिलाफ जंग छेड़ रहा है और उन्हें अपने कब्जे में ले रहा है। दूसरी तरफ यही काम एशिया में जापान कर रहा है, दूसरे देशों के भागों को ऑक्युपाई कर रहा है, अपने कब्जे में लेता जा रहा है। इसको देखकर अमेरिका को रहा नहीं गया। वह सोचा कि हमें अपनी बिना मिलिट्री के इस्तेमाल किए हुए कुछ ऐसा तो जरूर करना होगा जिससे इन्हें रोका जा सके, खास तौर से जापान को। एक्चुअली में अमेरिका कॉपर, आयरन और स्टील का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। यह अमेरिका कॉपर, स्टील और आयरन को जापान को देना बंद कर देता है और जापान से यही उम्मीद लगाता है कि जापान अब सुधर जाएगा, अन्य देशों पर कब्जा करना बंद कर देगा। लेकिन जापान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद फिर अमेरिका जापान को आयल देना बंद कर देता है। अब जापान के लिए आयल बहुत महत्वपूर्ण था। लगभग 80% आयल के लिए जापान के लोग अमेरिका पर ही निर्भर थे। अब यह जापान एकदम से परेशान हो जाता है और अमेरिका से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन अमेरिका शर्त रख देता है कि तुम जो चाइना के एरिया को ऑक्युपाई किए हो, कब्जा किए हो, उसे तुम्हें वापस करना होगा। और इसके साथ साथ इटली और जर्मनी से जो तुम्हारा संबंध है इसे तोड़ना होगा। जापान के सामने अमेरिका की यह शर्त बहुत बड़ी थी। अब जापान सोचता है कि तुम भाड़ में जाओ अमेरिका, हम कुछ और रास्ता अपनाते हैं। उस टाइम इंडोनेशिया और मलेशिया में आयल काफी ज्यादा मात्रा में था। इसके साथ साथ और भी रिसोर्स काफी उचित मात्रा में थे। अब जापान सोचता है कि क्यों ना इंडोनेशिया और मलेशिया पर कब्जा कर लिया जाए और इन्हीं से अपनी जो खर्च है उसको पूरा किया जाए। लेकिन उस टाइम इंडोनेशिया जो था वो डच के कब्जे में था, डच के साथ था, और जबकि मलेशिया जो है वो ब्रिटेन के कब्जे में था। यदि जापान इंडोनेशिया और मलेशिया पर कब्जा करता है तो डच और ब्रिटेन दोनों से दुश्मनी लेनी पड़ेगी, और डच और ब्रिटेन बहुत खास हैं अमेरिका के। तो इसका अर्थ है हमें किसी न किसी तरीके से अमेरिका से दुश्मनी लेनी ही होगी। इसके अलावा यदि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए फिलीपींस पर कब्जा करते हैं तो फिलीपींस भी अमेरिका का कब्जा है। अब फिर हमें अमेरिका से दुश्मनी लेनी पड़ेगी। अमेरिका किसी वक्त हम पर हमला कर सकता है। अमेरिका हमसे ज्यादा ताकतवर है। यदि हम अमेरिका से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। तब सोचता है जापान कि क्यों ना कुछ ऐसा सीक्रेट प्लान तैयार किया जाए जिससे अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ही हमला कर दिया जाए और उसको तबाह कर दिया जाए, और फिर अमेरिका हमसे कमजोर हो जाएगा और हम अमेरिका से किसी भी कीमत पर जीत जाएंगे। और ठीक ऐसा ही किया जापान ने। 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक कर देता है, सीक्रेट अटैक करता है। 350 से ज्यादा
जापानीज नेवी और एयरक्राफ्ट हमला करते हैं। इस हमले में 19 यूएस नेवी शिप्स, 188 एयरक्राफ्ट और 2000 से ज्यादा अमेरिकी मिलिट्री सैनिक मारे जाते हैं। और इसके कुछ ही घंटों बाद जापान अमेरिका के फिलीपींस पर जाकर कब्जा कर लेता है। अब सोच लीजिए, अमेरिका जैसे ताकतवर देश के मिलिट्री बेस पर हमला, उसके बेस को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इसके बाद उसके हिस्से का, उसके कब्जे के फिलीपींस देश पर भी कब्जा कर लिया गया। क्या इतने के बावजूद भी अमेरिका चुप बैठेगा? नहीं, अमेरिका न चाहते हुए भी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अब अमेरिका जापान के खिलाफ जंग छेड़ देता है। यह देखकर चीन भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देता है और उस ग्रुप में अब इटली और जर्मनी भी यूएसए के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अब सभी बड़े बड़े देश में वार शुरू हो जाता है। इस स्थिति में, इस समय यह द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है, पीक पर पहुंच जाता है। और इस द्वितीय वर्ल्ड वॉर के डिटेल में न जाकर सन 1943 में इटली सरेंडर कर देता है। इसके बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है, जिससे जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। लेकिन जापान किसी भी हालत में सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जापानीज लड़ रहे हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए हम लोग इन जापानीज के डिटेल में जाते हैं। उस समय जापान में एक राजा हुआ करता था और जापानीज लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया गया था कि ये लोग उस राजा को भगवान का दूसरा रूप मानते थे। वो जो कहता था उसे किसी भी हालत में मानना होता था। जो लोग विरोध करते थे उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था। कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप बनाया जाता था, सेना को इस तरीके से तैयार किया जाता था, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाता था कि वे लोग देश के लिए किसी भी हालत में मरने के लिए तैयार रहते थे। वो दुश्मनों के आगे मरना मुनासिब समझते थे और वापस आना, हारना बेइज्जती समझते थे। उनकी सेना में कामिकाजे नाम की एक एयरफोर्स की टुकड़ी होती थी। उस टुकड़ी को इतना ब्रेन वॉश किया जाता था कि वो किसी भी समय अपने को सुसाइड करने के लिए तैयार रहते थे। वो एक तरीके के ऐसे पायलट थे कि वो अपने एयरक्राफ्ट में बैठते थे और उस एयरक्राफ्ट को लेकर सीधे दुश्मनों के बीच में जाके घुस जाते थे और उनका एयरक्राफ्ट फटता था, उसके साथ साथ उनके भी चिथड़े उड़ जाते थे और दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाते थे। इसके अलावा उनके बच्चों को, जापानीज के बच्चों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने पास वार के समय, युद्ध के समय अपने पास बम लेकर चलते थे और वो दुश्मनों के टैंक के नीचे उस बम को लेकर सो जाते थे और बम के विस्फोट के साथ साथ उन बच्चे का विस्फोट होता था और उसके साथ टैंक भी विस्फोट हो जाता था। इस तरीके से इतने हाई लेवल पर जापानियों को ब्रेन वॉश किया गया था। हालांकि कुछ ऐसे भी कामिकाजी के पायलट थे जिनका ब्रेन वॉश नहीं हो पाता था। उनकी दर्दनाक कहानियां थी। दोस्तों, वो अपने मिशन की ठीक पिछली रात को रात भर रोते बिलखते रह जाते थे। अपने परिवार को चिट्ठियां लिखते थे कि क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है, बहुत बड़ी मजबूरी में हम ये करने जा रहे हैं। इस युद्ध की वजह से जापान में काफी ज्यादा बेरोजगारी, भूखमरी पैदा हो गई थी। लोग भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे। अन्य देश के लोग यही सोच रहे थे कि इस युद्ध का पूरा दारोमदार जापान पर है। जापान जैसे ही सरेंडर कर देगा, इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है, तो ये वार समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जापान थोड़ा सा भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। अब अमेरिका प्लान बनाता है कि अब हम अपनी मिलिट्री को जमीन से ही भेजेंगे और मेरी मिलिट्री जाएगी और जापान के राजा को सीधे मारेगी।
अब जापान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, द बैटल ऑफ ओकिनावा। ओकिनावा जापान का एक आइलैंड है। अमेरिका यह प्लान बनाता है कि सबसे पहले जापान के इस आइलैंड पर अपनी मिलिट्री को भेजकर जमीन से ही, ग्राउंड से ही फिजिकली इसको अपने कब्जे में लिया जाए। दोस्तों, ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका कर रख देती है। प्रत्येक जापानी सैनिक अपने लास्ट तक, मरते दम तक लड़ते जा रहा था। यहां तक कि ओकिनावा के लोग भी अपनी आखिरी सांसों तक लड़ रहे थे। इस तरीके से अमेरिकी फोर्स को जापानी फोर्स को हराना काफी मुश्किल हो गया था। फिर भी अमेरिका जापान के ओकिनावा पर कब्जा करता है। इसे, ओकिनावा की लड़ाई को द ब्लडीस्ट बैटल कहा जाता है। इस लड़ाई में अमेरिका के 12,000 सैनिक हताहत हुए और 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए। इसके विपरीत जापान के 1,10,000 सैनिक मारे गए और उससे भी ज्यादा ओकिनावा पर रहने वाले लोग मारे गए। वे लोग भी मिलिट्री की तरह लड़ रहे थे, अपनी जान देने के लिए तैयार थे। अब यह स्थिति देखते हुए अमेरिका सोचता है कि इस तरीके से तो जापान को हराने में कई साल लग जाएंगे और इसमें हमारे कई लाख सैनिक मारे जाएंगे। इसके अलावा जापान के भी बहुत सारे लाख सैनिक मारे जाएंगे और इससे भी ज्यादा वहां के कई लाख लोग मारे जाएंगे। जापान में तो लाशों का ढेर बिछ जाएगा। ठीक उसी समय अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मौत हो जाती है और उसके बाद अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, हैरी ट्रूमैन, वही अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब इस युद्ध के बारे में सोचने की पूरी जिम्मेदारी हैरी ट्रूमैन पर जाती है। अभी भी जापान का जो राजा था किसी भी कीमत पर सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। अब हैरी ट्रूमैन कुछ अलग तरीके की तरकीब सोचने लगते हैं, जापान को सरेंडर कराने के लिए विचार करने लगते हैं। इसी समय ट्रूमैन को पता चलता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेट मिलकर के एटम बम निर्माण के लिए कार्यरत थे। अब 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में इस एटम बम का टेस्ट किया जाता है और यह टेस्ट सफल रहता है। अब हैरी ट्रूमैन काफी खुश थे कि उन्हें इस वार का सलूशन मिल गया। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अपने ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स को बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं कि क्या इस बम को जापान पर गिराया जाए। अब जापान पर गिराने से पहले जापान को आखिरी वार्निंग दी जाए। तभी यूएस के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट साथ आते हैं और जापान को अनकंडीशनल सरेंडर होने के लिए कहते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि यदि जापान सरेंडर नहीं करेगा तो उसका बहुत बुरा नतीजा होगा। उस समय जापानीज को या जापानियों को यह पता नहीं था कि एटम बम नाम की भी कोई चीज होती है। अब जब सरेंडर को जापानी राजा द्वारा नकार दिया जाता है तो अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ये कंफर्म कर देते हैं कि अब 6 अगस्त 1945 को जापान पर एटम बम गिराया जाएगा। अब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का बोइंग B-29 विमान हिरोशिमा के ऊपर से गुजर रहा था। इसमें लिटिल बॉय एटम बम रखा गया था। वैसे तो जो पहला, दुनिया का जो पहला एटम बम बनाया गया था उसका नाम था बड़ा अय्यर। ये छोटा जो एटम बम था उसका एक छोटा सा पार्ट था। अमेरिका दुनिया का पहला देश बन जाता है जो सबसे पहले न्यूक्लियर हथियारों का यूज किया और सबसे पहले अमेरिका ने इस न्यूक्लियर हथियार का यूज हिरोशिमा पर किया। दोस्तों, जब ये एटम बम हिरोशिमा पर गिरा
तो जो लोग बच गए थे वे लोग बताते हैं कि एक बहुत तेज रोशनी उत्पन्न हुई जिससे बहुत सारे लोग टेम्पररी अंधे हो गए। उसके कुछ ही देर बाद इतनी तेज आवाज उत्पन्न हुई कि बहुत सारे लोग हमेशा के लिए बहरे हो गए। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया हिरोशिमा शहर का। जो लोग बम के सेंटर पर थे वे लोग भाप में परिवर्तित हो गए और जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि नीचे वायुमंडलीय प्रेशर बहुत कम हो गया, जिसके कारण बहुत तेजी से आंधी तूफान आया और उसमें दीवार की ईंटें, जो शीशा की खिड़कियां थी टूटी हुई थी, उनके शीशे पूरा आसमान में उड़ने लगे। बताने वाले बताते हैं कि गजब का दृश्य था और जो लोग जख्म में से भरे पड़े थे, कहीं पर पैर अलग था, किसी का हाथ अलग था, किसी के चेहरे से मांस लटक रही थी, किसी का चेहरा पूरा जल के काला हो गया था। ये स्थितियां थी बचे हुए लोगों की। ना ही आसपास कोई मदद करने वाला, ना ही कोई हॉस्पिटल। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। ये स्थितियां बन गई थी और आसमान में एकदम काला ही काला, पूरा आसमान काला दिखाई दे रहा था। और अभी ठीक इससे 2 घंटे पहले दोस्तों एक सुनहरा सुहाना मौसम था और हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा आसमान काला हो जाता है। कुछ लोग प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। तभी आधे घंटे के बाद आसमान से बारिश होने लगती है। अब प्यासे हुए लोगों को लगता है कि उनकी प्यास बुझेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आसमान से बारिश शुरू होती है तो उस बारिश में जो ब्लैक डस्ट था, पूरा धुआं जो आसमान में था, वो इसमें मिलकर बारिश में परिवर्तित होता है। और जब ये जहां जहां गिर रहा था, जहां वहां की दीवारें, वहां की चीजें ब्लैक होती नजर आ रही थी, काली हो जा रही थी। ये पानी क्या प्यास बुझाएगा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी, इतना क्षति होने के बाद भी, महाविनाश महाप्रलय होने के बाद भी कुछ जापानीज इतने निर्दयी थे, इतने कट्टर थे कि वे लोग कह रहे थे कि क्या हुआ है, एक बड़ा सा बम ही तो गिरा है, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या सरेंडर वाली बात है। अब जापान की इस हरकत से अमेरिका काफी नाराज हो जाता है और बौखला जाता है। अब अमेरिका ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर अपने एक बोइंग B-29 विमान को भेजता है। इस विमान में फैट मैन एटम बम रखा गया था, जो कि लिटिल बॉय एटम बम से थोड़ा सा बड़ा था और ज्यादा पावरफुल था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इसको नागासाकी पर गिराने का आदेश दिया जाता है। जब फैट मैन एटम बम नागासाकी पर गिरता है दोस्तों, तो इसके द्वारा जो मशरूम क्लाउड बनता है, वो एटम जो लिटिल बॉय एटम बम था उसकी तुलना में और बड़ा बनता है, और बड़ा विस्फोट होता है, और ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और बड़ा आंधी तूफान आता है, आसमान और ज्यादा काला पड़ जाता है। इस बार बम तो पावरफुल था हिरोशिमा की तुलना में, लेकिन जो जनहानि हुई, जो मारे गए लोग, उनकी संख्या हिरोशिमा की तुलना में आधी थी, यानी 40,000 लोग यहां पर मारे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यह बम पावरफुल है, लेकिन जो मारे गए लोग हैं उनकी संख्या घट जाती है, तो इसके बहुत सारे कारण थे। जब यह हिरोशिमा में घटना घटी तो और शहरों के लोग तैयार हो गए कि हो सकता है हमारे शहरों पर भी ऐसा बम गिराया जाए, तो बहुत सारे लोग शहर छोड़कर दूर चले गए थे। इसके अलावा नागासाकी एक पहाड़ी एरिया था, जिसके कारण नागासाकी पर कम इंपैक्ट पड़ता है। अब दोस्तों इतनी घटना होने के बाद अब जापान के राजा पर दबाव पड़ने लगता है शहरों से कि इस तरीके से तो अमेरिका हमारे हर शहरों पर बम गिरा करके हमको तबाह कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो राजा पर दबाव पड़ता है कि अब आप सरेंडर कर लीजिए, लेकिन अभी भी राजा 50-50 का चांस था। अब इसने किया क्या कि 6 लोगों की एक मीटिंग बुलाई और सबसे राय लेना शुरू किया कि आखिर क्या किया जाए।
तो फिर यहां 50-50 चांस हो गया। 3 लोग तैयार हो जाते हैं कि नहीं आप सरेंडर कर दीजिए, और 3 लोग ऐसे थे जो सरेंडर के लिए तैयार नहीं थे अभी भी। दोस्तों, बड़ा विचार करने के बाद अब सोच लिया था राजा की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तब जाकर राजा जो जापान का था वो सरेंडर करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, 15 अगस्त 1945 का वो दिन था जब जापान जाके नतमस्तक होता है। अब जापान जाके सरेंडर करता है और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यहां से अब यदि जो लोग नहीं जानते थे वे लोग तो एकदम पूरा ब्लेम अमेरिका को देते कि नहीं अमेरिका ने ही एटम बम का यूज किया और इतना ज्यादा नुकसान किया, इतने लोगों को, बेकसूर लोगों को मार डाला। लेकिन सोचिए, यदि अमेरिका जमीनी लड़ाई लड़ता तो पता नहीं और कितने लोग, इससे कई गुना ज्यादा लोग मारे जाते। 80,000 नहीं, 40,000 नहीं, कई लाखों लाख लोग मारे जाते। बहुत सारे लोग अमेरिका के मारे जाते और बहुत सारे लोग जापान को मारे जाते, जापान जैसे जिद्दी देश को सरेंडर करवाने के लिए। तो इसमें बहुत सारी गलतियां जापान की थी मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको ये पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बहुत कुछ बताया और हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम के रीजन के बारे में खूब डिटेल से बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वेश यादव, आप सभी लोगों को नमस्कार।